गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 में चौथे पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे। चौथे पाठ का नाम है अपकिरण। अपकिरण में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आप लोगों को वैसे तो, लेकिन हम लोग एक 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 करके उसका अभ्यास करते जाएंगे। तो अपकिरण का अर्थ, अपकिरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। अपकिरण के बारे में उसकी परिभाषा देखेंगे, यहाँ पर दी गई हैं। पेज नंबर 123 पर आप लोगों को परिभाषा मिलेगी कि सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं वह प्रदर्शित करता मूल्य, जिसे हम कहेंगे अपकिरण। अपकिरण का दूसरा एक और भी नाम है चलन। तो सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं वह प्रदर्शित करता मूल्य अर्थात अपकिरण। तो ये हो गई अपकिरण की परिभाषा। अब उसके कुछ लक्षण देखेंगे हम। अपकिरण के लक्षण कि अपकिरण की परिभाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। दूसरा लक्षण देखते हैं, उसकी गणना सरल और समझने में भी स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा लक्षण देखते हैं कि उसकी गणना में सूचना के सभी अवलोकनों का उपयोग होना चाहिए। वह बेजिक क्रिया और सांख्यिकीय गणनाओं के लिए अनुकूल भी होना चाहिए। अपकिरण जो है वह न्यादर्श के सापेक्ष में स्थिर माप होना चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि से समान आकार के अलग अलग न्यादर्श लिया जाए तो उनमें से प्राप्त होने वाले अपकिरण के माप लगभग एक समान मिलने चाहिए। उसके मूल्य पर सूचना के अति छोटे और अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव भी कम होना चाहिए। ये हो गए अपकिरण के अपेक्षित लक्षण। आगे चलते हैं। निरपेक्ष माप किसे कहते हैं? निरपेक्ष और सापेक्ष माप की बात करेंगे हम लोग। तो जिस अपकिरण माप को सूचना के अवलोकनों की इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाए उस माप को अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। तो निरपेक्ष माप के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि वजन की सूचना में रहे अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई किलोग्राम होगी, ऊंचाई के लिए होगा सेंटीमीटर होगा। ये सभी निरपेक्ष माप के इकाई हैं। सापेक्ष माप की बात करते हैं कि अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त हो उसे हम अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। अपकिरण के सापेक्ष माप को अपकिरणांक भी कहते हैं। अपकिरण का सापेक्ष माप उसे अपकिरणांक ऐसा भी समझा जाता है। अब अपकिरण के माप देखते हैं। 4 माप है हमारे पास। इसका पहला माप हम आज सीखने वाले हैं विस्तार, दूसरा माप है चतुर्थक विचलन, तीसरा औसत विचलन और चौथा प्रमाप विचलन। ये चारों अपकिरण के माप हैं। तो विस्तार और चतुर्थक विचलन अपकिरण के स्थानीय माप हैं, क्योंकि ये माप सूचना को चढ़ते क्रम में गठित किए अवलोकनों के स्थान पर आधारित हैं, जबकि औसत विचलन और प्रमाप विचलन यह विचलन सारांश प्रदर्शित करता माप कहेंगे इसे औसत विचलन और प्रमाप विचलन को। सबसे पहला माप हम अभी शुरू करेंगे। अपकिरण के जो 4 माप हैं हमारे पास, उसमें से पहला माप देखते हैं अभी विस्तार। तो विस्तार की शुरुआत करेंगे। सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच के अंतर को हम विस्तार कहते हैं और इसे संकेत में R से दर्शा सकते हैं। यह विस्तार का सूत्र है। इसमें XH यानी सबसे बड़ा अवलोकन, XL यानी सबसे छोटा अवलोकन। आगे चलते हैं। सापेक्ष विस्तार। सूचना के विस्तार को XH प्लस XL से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सापेक्ष विस्तार अथवा विस्तारांक कहेंगे। यह सापेक्ष विस्तार का सूत्र भी हो गया।
और विस्तारांक इकाई से मुक्त हैं। ध्यान रखिए, विस्तारांक इकाई से मुक्त हैं। उदाहरण 1 की ओर चलते हैं। एक बैट्समैन द्वारा अंतिम क्रिकेट के 10 मैच में क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अवलोकन दिए गए हैं। बैट्समैन ने जो रन बनाए हैं उसका स्कोर दिया गया है, तो उसका हम विस्तार और विस्तारांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ा अवलोकन है 93 और सबसे छोटा अवलोकन है 18। तो पहले विस्तार ज्ञात करेंगे। सबसे बड़े में से सबसे छोटा अवलोकन माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 75, यानी विस्तार हो गया R बराबर 75 रन। तो विस्तार हो गया 75। अब उसका विस्तारांक ज्ञात करते हैं। विस्तारांक का सूत्र हमारे पास यहाँ पर है। इसमें विस्तार मिल गया था 75 बटे में हम लोग सबसे बड़ा और सबसे छोटे अवलोकनों को प्लस करेंगे, फिर उसे भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.6757। उसे छोटा करके भी लिख सकते हैं 0.68। तो यह हमारा हो गया विस्तारांक। तो हमें 2 ही चीज़ें ज्ञात करनी होती है, विस्तार और विस्तारांक। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अगर ऐसा बॉक्स वाला सवाल दिया गया हो तो सबसे बड़ा अवलोकन हमारे पास है 12,000 और सबसे छोटा अवलोकन है 3,500, 3,500। तो विस्तार ज्ञात करेंगे। सबसे बड़े में से सबसे छोटा अवलोकन माइनस करेंगे तो विस्तार मिलेगा 8,500। यह विस्तार हो गया। अब विस्तारांक की तरफ चलते हैं। विस्तारांक का सूत्र हमारे पास है। यहाँ पर हम लोग 8,500 लिखेंगे बटे में सबसे बड़ा अवलोकन प्लस सबसे छोटा अवलोकन, फिर उसका हम भाग देंगे तो आंसर मिलेगा 0.55। यह हो गया हमारा विस्तारांक हो गया। उदाहरण नंबर 3 की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें हमारे पास सबसे बड़ा अवलोकन है 35 और सबसे छोटा है 10। इसे हम सबसे बड़ा अवलोकन कहेंगे और इसे सबसे छोटा अवलोकन कहेंगे। और विस्तार ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर देंगे तो हमें विस्तार मिल जाएगा 25। सापेक्ष विस्तार की बात करते हैं। सापेक्ष विस्तार का सूत्र लिखेंगे। इसमें R हमें विस्तार मिला था 25 बटे में सबसे बड़ा अवलोकन प्लस सबसे छोटा अवलोकन। इसको भाग देने पर हमें 0.56 मिलता है। 0.56 जो है वह हमारा सापेक्ष विस्तार अथवा तो उसे विस्तारांक भी कहते हैं। चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथे उदाहरण में सबसे बड़ा अवलोकन है 99 और सबसे छोटा अवलोकन है 50। तो 99 में से 50 माइनस करेंगे तो 49 होगा हमारा विस्तार। विस्तार मिल गया 49। विस्तारांक ज्ञात करते हैं। विस्तारांक का सूत्र लिखने के बाद यहाँ पर विस्तार लिखेंगे बटे में सबसे बड़ा अवलोकन प्लस सबसे छोटा अवलोकन। कैलसी से इसको हल निकालने पर हमें विस्तारांक मिलेगा 0.33। दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान सवाल थे। 4 उदाहरण हमारे पास हो गए। आगे बढ़ते हैं। विस्तार के गुण और दोष। पहले गुण की बात करते हैं। विस्तार स्पष्ट रूप से परिभाषित है। दूसरा गुण कि उसकी गणना बहुत ही सरल है। तीसरा गुण, यदि सूचना के अवलोकन में चलन कम हो तो वह उपयोगी माप है। उसके कुछ दोष भी हैं, वो देख लेते हैं। इसकी गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता। विस्तार पर न्यादर्श का प्रभाव अधिक होता है। यह बेजिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं है और खोरे सिरे वाले आवृत्ति वितरण में इस माप की गणना नहीं की जा सकती। इसके बाद हमें करना है स्वाध्याय 4.1 करना है। सभी में आप लोग देखिए ध्यान से, सभी में आप लोगों को विस्तार और विस्तारांक ही ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। मात्र 4 सवाल आप लोगों को दिए गए हैं। 4 सवाल स्वाध्याय के और 4 सवाल उदाहरण के, सब मिला के मात्र आप लोगों को 8 सवाल करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। इतना आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को आगे थोड़ा सा पढ़ के तैयारी रखनी है।
आगे हम अभ्यास करने वाले हैं चतुर्थक विचलन के बारे में। चतुर्थक विचलन का अभ्यास करेंगे, उसका सूत्र देखेंगे। ये थोड़ा सा पढ़ के रखिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। चतुर्थक विचलन में उसके बाद सापेक्ष चतुर्थक विचलन भी आने वाला है। उसके बाद उदाहरण है, कुछ उदाहरण थोड़े से पढ़ के रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।